सुनो, कल अपन ने इतिहास स्टार्ट किया था और इतिहास में अपन ने सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांट दिया था, ठीक है ना। कल का रिवीजन कर लेते थोड़ा सा। तो कल इतिहास को अपन ने कितने भागों में बांट दिया था? 3 भागों में, ठीक है ना। पहला भाग कौन सा था? पूरा पाषाण काल, प्रागैतिहासिक इतिहास को बोलते हैं। प्रागैतिहासिक इतिहास, दूसरा आदि इतिहास और तीसरा ऐतिहासिक इतिहास। प्रागैतिहासिक इतिहास जो था उसको कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में बांटा था, ठीक है। कौन कौन से 3 भाग थे? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक है ना। पूरा पाषाण काल जो था उसको मैंने कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में बांटा था। कौन कौन से? निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। इसके अंतर्गत अपन ने देखा था कि मानव जो है, इसके पहले कि मानव जो है सबसे पहले जंगल में पेड़ों पे लटक लटक के चलता था। फिर उसके बाद जो है महाकपि वर्ग जो जमीन पे आया, महाकपि वर्ग जमीन के आने के बाद वो जंगल छोटे होते गए, इनकी जनसंख्या बढ़ती गई, बाहर निकले, तो उसको अपन ने नाम दिया था ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है ना। फिर सबसे पहले मानव 4 पैर से कितने पैर पे आ गया? 2 पैर पे आया, इसको अपन ने नाम दिया था होमो इरेक्टस, ठीक है ना। फिर उसके बाद अपन ने देखा मानव ने सबसे पहले पत्थर उठाया, एक सन की व्यक्ति था ना पत्थर, उसका नाम रखा था अपन ने निएंडरथाल, ठीक है ना। फिर निएंडरथाल के बाद अपन ने वर्तमान मानव को लेके आए थे, जिसका नाम वैज्ञानिक नाम रखा था अपन ने होमो सेपियंस। अब नाम वैज्ञानिक नाम रखते कैसे ये भी बताया था मैंने। कौन कौन को मिला के रखते हैं अपन? वंश और जाति। जैसे कि अब जो नए उनको देखो, जैसे कि होमो सेपियंस ये लिखा अपन ने, तो जो होमो है, ठीक है ना, ये है वंश और ये जो है वो क्या है? जाति। सेपियंस जो है वो जाति है, ठीक है ना। ये वैज्ञानिक नाम है, ठीक है ना, मगर जो पहला नाम होता है वो वंश होता है, ये जाति होती है। तो वर्तमान मानव का जो वैज्ञानिक नाम है वो होमो सेपियंस। फिर अपन ने देखा था कि मानव का परदादा जो है उसका नाम, दादा का नाम और वर्तमान का नाम सब देखे थे, ठीक है ना। इतिहास को अपन ने बांट दिया था, पूरा पाषाण काल पढ़ रहे थे। पूरा पाषाण काल में अपन ने देखा मानव ने जो है हथियारों का उपयोग सीखा था। पहले जो है कौन सा हथियार यूज़ करता था? वो गोल पत्थर, ठीक है ना, सीधा उठा के खत्म, ठीक है ना, गोल पत्थर का उपयोग करता था। फिर उसके बाद जो निम्न पाषाण काल आया था उसमें जो है इनके हथियार जो है वो कैसे हो गए थे? ठीक है ना, ये इस प्रकार से हो गए थे। इधर से आया 6 चित्त, ठीक है ना, तो इसको अपन ने एक और नाम दिया था फलक संस्कृति, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो था उच्च पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, उसमें जो हथियार थे वो कैसे हो गए थे? वो नुकीले थे, ठीक है ना, तो शिकार करने लगा। फिर उसके बाद मध्य पाषाण काल पड़ा था। मध्य पाषाण काल में जो हथियार तीर कमांड का रूप ले लिया था, सीधे आलसी इंसान यहीं से मार रहा है और न को कुत्ता गया, ठीक है ना, तो इस प्रकार से खत्म कर दिया था। अब आज पढ़ेंगे अपन क्या? अद्यैतिहासिक काल। शुरू करते हैं आज की क्लास, ठीक है ना। देखो इसको आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है, या फिर अद्य ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। तीनों की परिभाषा मैंने बताई थी। सबसे पहले प्रागैतिहासिक परिभाषा ये थी कि इतिहास का वो समय जिसके बारे में लिखित रूप से जानकारी नहीं मिलती है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अद्य ऐतिहासिक की परिभाषा ये थी कि भाई लिखित तो है, लिखित तो है मगर इसको पढ़ा जा सकता है क्या? नहीं। जैसे कि मैंने लिख दिया, ये लिख दिया, क्या है? पैरासिटामोल ग्रोथ थोड़ी ना आएगी। आज निमोसिन लिखा है मैंने, क्या लिखा है? डॉक्टर, ठीक है ना, लिखा तो है मगर पढ़ा जा सकता है क्या? नहीं। तो समय का ऐसा समय या काल का ऐसा समय कि जहाँ पर अपने को लिखित रूप से जानकारी मिलती है मगर उसे पढ़ा नहीं जा सकता, तो उसको अपन बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। अब आद्य ऐतिहासिक काल में जो है प्रमुख रूप से क्या पढ़ना रहता है? तो वह पढ़ना रहता है सिंधु सभ्यता, ठीक है, क्या पढ़ना रहता है? सिंधु सभ्यता। अब इसको अपन सिंधु सभ्यता बोल सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता बोल सकते हैं, ठीक है ना, या फिर कांस्य युगीन सभ्यता बोल सकते हैं, ठीक है ना, कुछ भी नाम दे सकते हैं अपन। सिंधु सभ्यता बोल दो, हड़प्पा सभ्यता बोल दो, या फिर कांस्य सभ्यता बोल दो, ठीक है ना। क्यों बोलेंगे अपन वो बताता हूँ। देखो सिंधु सभ्यता इसलिए बोलेंगे कि जब इस समय में, ये समय जो माना जाता है ये माना जाता है लगभग 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक का।
ये जो समय माना गया है वो कब से कब तक माना गया है? 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक का समय माना गया है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको सिंधु सभ्यता बोलते हैं कि इस समय जो है यहाँ पर भारत में प्रमुख रूप से 7 नदियाँ हुआ करती थी। कितनी नदियाँ हुआ करती थी? 7 नदियाँ हुआ करती थी। नदियाँ कभी याद नहीं करते हैं, नदियाँ हमेशा हाथ चलता है। ये है मेरी सिंधु नदी, ये चिनाब नदी, ये है ये सिंधु, ये चिनाब, ये है सतलज और ये इसको रावी। इधर से आ गई झेलम और इसी में आके मिल गई ब्यास। एक और नदी थी गरीबों टाइप की, सरस्वती नदी, वो लुप्त हो गई है अब, इसलिए उसका वर्णन अभी नहीं करेंगे अपन, ठीक है ना। एक सरस्वती नदी और हुआ करती थी, वो अभी क्या वर्तमान में लुप्त हो गई, ठीक है। जैसे कि इलाहाबाद जाते हैं अपन, प्रयागराज वर्तमान में, ठीक है। तो जैसे प्रयाग जाते हैं तो प्रयाग में बोलते हैं ये संगम है, सुना होगा ना सबने, ठीक है ना। तो ऐसा मानते हैं कि ये प्रयाग में संगम है। कौन कौन का संगम है? तो वहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, ठीक है ना। ऐसा बोलते हैं कि गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, मगर अब वहाँ जाते हैं तो सरस्वती दिखती नहीं है। सिर्फ कौन कौन सी नदी देखने को मिलती है? गंगा और यमुना। क्यों नहीं दिखती? क्योंकि ये लुप्त हो गई है, ठीक है, इसलिए अपन उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ हाथ चलेंगे नदी में अपना। तो प्रमुख रूप से नदी जो थी वो सिंधु नदी मेन थी यहाँ पर, ठीक है ना। सिंधु में कौन सी नदी आके मिल रही थी? चिनाब। चिनाब में कौन सी आके मिली? सतलज। सतलज में कौन सी मिली? रावी। और यहाँ पर सिंधु में कौन सी आके मिली? झेलम। और झेलम में कौन सी आके मिल गई? ठीक है ना। कभी भी नदी याद नहीं करते कहाँ कौन सी नदी कहाँ मिलती है, सिर्फ हाथ चलना चाहिए, ये ऐसा करके एक ये और एक ये और एक ये और एक ये और ना खत्म, ठीक है ना। चलो, तो ये नदी थी। अब इसमें अपनों को देखने को मिल रहा है स्पष्ट रूप से कि अपनी मुख्य नदी कौन सी है। मेन नदी जो है, मुख्य नदी कौन सी है अपनी? सिंधु नदी है, क्योंकि सभी नदी जो है वो किसमें आके मिली है? सिंधु में, ठीक है ना। तो ये तो सहायक नदी हो गई, ये जो है ये कौन सी नदी हो गई? ये सहायक नदी। और अपनी मेन नदी कौन सी हो गई? सिंधु नदी। तो सबसे मेन नदी अपनी सिंधु नदी है, और सबसे ज़्यादा जो स्थलों की खोज हुई है वो सिंधु नदी के आसपास हुई है। इसीलिए इस सभ्यता को क्या नाम दिया गया है? सिंधु सभ्यता। क्लियर हुआ? सिंधु सभ्यता क्यों बोलते हैं, ठीक है ना। पढ़ने से मतलब नहीं, अपने को क्लियर होना चाहिए कि नाम अपने को क्यों रखते हैं, ठीक है ना। अब देखो, हड़प्पा सभ्यता क्यों बोलते हैं, ठीक है ना। तो हड़प्पा सभ्यता इसलिए बोलते हैं कि जब यहाँ पर आदि ऐतिहासिक काल में सबसे पहला नगर खोजा गया था, जो सबसे पहला नगर खोजा गया था वो कौन सा नगर हुआ करता था? हड़प्पा। जो सबसे पहला नगर खोजा गया था वो हड़प्पा नगर था। इसीलिए इस सभ्यता का नाम जो है क्या रख दिया था? हड़प्पा सभ्यता। अब कांस्य युगीन सभ्यता क्यों बोलते हैं इसी को, ठीक है ना। कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए बोलते हैं कि अब याद करो, कल ही मैंने तुमको बताया था कि आदि मानव ने तांबे की खोज कर ली है, पहला औजार बना लिया था, कौन सा? कुल्हाड़ी, ठीक है ना। अब देखो, जब आदि मानव ने तांबे की खोज कर ली है और आदि ऐतिहासिक आते आते ये टीन की खोज कर चुके थे, ठीक है ना। तांबा पहले ही अपने कुल्हाड़ी बनाई थी, ठीक है ना। और यहाँ आते आते इनने क्या की खोज कर ली? टीन की। तो ये तांबा और टीन मिला करके क्या बनता है? कांसा। तांबा पहले खोज लिया था, टीन बाद में खोज लिया, दोनों को इनने मिला दिया तो क्या बन गया? कांसा। कांसे की खोज हो गई है इस युग में, इसीलिए इसको अपन कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं। तीनों नाम क्लियर है? सिंधु, हड़प्पा, कांस्य युगीन सभ्यता, ठीक है। अब सभ्यता क्या होती है? सभ्यता का मतलब ये होता है कि ऐसा समय जब एक विशेष रूप से विशेष समुदाय के व्यक्तियों का खाना पीना, रहन सहन, उठना बोलना, रहना, सब पूरे रूप से अपन उसका गहन अध्ययन करते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं सभ्यता कि भाई इनकी सभ्यता कैसी है। जैसे कि अगर अपन वर्तमान में अगर एग्जाम्पल दें तो प्रत्येक गांव अलग अलग है, सबके रीति रिवाज अलग अलग है, ठीक है ना। तो आज अपन जैसे कि मध्य प्रदेश की बात करें अपन, तो मध्य प्रदेश में रीति रिवाज अलग चलते हैं, ठीक है ना। अपना पहनना जो है कुछ भी पहन लेते हैं अपन, मध्य प्रदेश वाले, कॉमन है, ठीक है ना। दक्षिण भारत जाओगे तो दक्षिण भारत में वो धोती, लुंगी ज़्यादा चलती है, देखा ना। अपना उपराष्ट्रपति भी देखना लुंगी पे घूमते रहता है। ओ अपने यहाँ, ओ भाई ये तो लुंगी पे घूम रहा है,
सभ्यता है, ठीक है ना। तो दक्षिण भारत जाओगे तो यहाँ भी ये चलेगा, ठीक है ना। बाहर कहीं जाओगे तो एकदम अप टू डेट एकदम सूट पैंट एकदम मिलेंगे, ठीक है ना। ऐसा महाराष्ट्र जाओगे तो एकदम टोपी के बिना दिखेगा ही नहीं व्यक्ति, सफ़ेद कलर की टोपी, ठीक है, दादाओं लगाते थे ना बोल। तो हर जगह की अलग अलग वेशभूषा, हर जगह खाना पीना, जैसे कि राजस्थान में दाल बाटी सूद देते हैं लपक के, गुजरात जाओगे तो फाफड़ा देखा ना, ठीक है ना। महाराष्ट्र जाओगे तो ढोकला, महाराष्ट्र जाओगे तो इडली सांभर, ठीक है ना। दक्षिण भारत वही चलता है, सब दूर अलग अलग सभ्यता। तो इसी को अपन बोलते हैं सभ्यता। इसमें कोई दिक्कत है, ठीक है, ये क्लियर है अपने पास, ठीक है ना। तो अब अपन शुरुआत करते हैं किसकी, सिंधु सभ्यता के, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो आगे, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता अपना मेन नाम इसलिए रहेगा क्योंकि मेन नदी अपनी कौन सी थी, सिंधु नदी। बात बहुत पुरानी है, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे, हम थे उस समय। तो ये बात है 1826 की। कब की बात है ये, 1826 की। 1826 की बात है। चार्ल्स नाम का एक व्यक्ति सन्नाटे हुए जा रहा था खेत से घूमते हुए। चार्ल्स नाम का एक व्यक्ति था जो घूमते घूमते जा रहा था, रास्ते में उसको 2-4 हड्डी 2-4 चिंदी मिल गई और उनने कहा ये क्या है, कुछ नया दिख रहा है। मैं बैठ गया, गेती फावड़ा ले गया और खुदाई करना शुरू कर दी। तो सबसे पहले जो सिंधु सभ्यता यानी कि जो इस सिंधु सभ्यता की खोज करने वाला, पुरातात्विक साक्ष्य देने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था, चार्ल्स। कब की घटना ये, 1826 की। ये घटना घटी कि इसके बाद भारत में 1836 की घटना है कि 1836 में आंग्ल सिख युद्ध हो रहा था। कौन सा युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध हो रहा था। आंग्ल सिख युद्ध का मतलब होता, आंग्ल मतलब होता अंग्रेज, सिख मतलब सरदार, अंग्रेज सरदारों का युद्ध हो रहा था। तो 1836 में जो है अलेक्जेंडर वंश नामक व्यक्ति जो है वो राजा रणजीत सिंह जो है पंजाब के शासक थे उस समय। कौन थे राजा रणजीत सिंह, पंजाब के शासक थे। तो अलेक्जेंडर वंश जो है 1836 में रणजीत सिंह से मिलने जा रहा था। इस समय इसके पास कोहिनूर हीरा था, कोहिनूर का नाम सुना होगा सबने, ठीक है ना। तो इस समय जो है इसके पास कोहिनूर हीरा हुआ करता था और अलेक्जेंडर वंश जो है वो रणजीत सिंह से मिलने जा रहा था। घटना है 1836 की। तो इस समय इसको कुछ पुरातात्विक साक्ष्य मिले दूसरी बार, ठीक है। पहली बार कब मिले, 1826 में चार्ल्स को, दूसरी बार 1836 में अलेक्जेंडर वंश को मिले हैं। कहाँ जा रहा था ये, रणजीत सिंह से मिलने पंजाब। ये दूसरी घटना हो गई, ठीक है। अब सभी को पता, बच्चा जानता है कि भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी, कब चली थी, 1853 में, ठीक है ना। तो 1853 के 3 साल बाद की घटना है 1856 की। 1856 की घटना है कि 1856 में लाहौर से कराची रेल मार्ग बिछ रहा था। पहली ट्रेन चल गई थी मुंबई से पुणे 1853 में, सबको पता है। 1853 प्रथम रेल, ठीक है ना। कहाँ से कहाँ तक चली थी ये, मुंबई से पुणे, ठीक है ना। तो 1853 पहली रेल चली थी और ये घटना है 1856 की। तो यहाँ पे लाहौर वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान। तो लाहौर से कराची रेल मार्ग बिछ रहा था। उस समय कुछ अपने को पुरातत्व साक्ष्य मिले हैं कि भाई वही जब रेल मार्ग पटरी बिछाने के लिए पटरी बिछा रहे थे तो उसमें जो खुदाई होती है तो उस समय कुछ साक्ष्य मिले थे। तो ये तीसरी बार मिले हैं, ठीक है। पहली बार 1826 में साक्ष्य मिले हैं चार्ल्स, दूसरा 1836 में मिले हैं अलेक्जेंडर वंश और तीसरी बार कब मिले, 1856 में लाहौर से कराची। अंग्रेजों का शासन था, उनको पता चला कि भाई यहाँ पर हो सकता है कोई सभ्यता या फिर हो सकता है अपन जहाँ पर अभी राज कर रहे हैं इससे पहले कुछ नई सभ्यता मिल सकती है। इसीलिए इन्होंने 1861 में 6 साल बाद, 1856 से 6 साल बाद 1861 में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग
सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की। ठीक है। 1856 लाहौर से कराची रेल मार्ग विस्तार था, उसमें अपने जो पुरातत्व मिले, तो उसके बाद अंग्रेजों को लगा यार यहाँ पर कुछ नया मिल सकता है, इसलिए उनने 1861 में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की ने स्थापना कर दी। ठीक है ना। इस समय अपना जो वायसराय था वो लॉर्ड कर्जन था। ठीक है ना। बताने को अपन और कुछ बहुत कुछ बता सकते हैं, मगर ये कंफ्यूज करने वाली चीज़, इसलिए इनको छोड़ेंगे अभी अपन। मेन फोकस अपना कहाँ पे रहेगा अभी? सिंधु सभ्यता पे। ठीक है ना। तो 1861 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कर दी। 1904 की घटना है पुरातत्व विभाग की स्थापना। पुरातत्व विभाग 1904 की घटना है, पुरातत्व विभाग की स्थापना कर दी। और 1916 में पुरातत्व विभाग का अध्यक्ष जो है एक अंग्रेज अफसर को बना दिया गया। किसको बना दिया? अंग्रेज अफसर को बना दिया। ठीक है ना। 1916 में एक अंग्रेज अफसर को बना दिया और इसके एक लेफ्ट हैंड और एक राइट हैंड रख दिए। तो नाम बिल्कुल मत भूलना, इन दोनों के बहुत खास है अपने लिए। ठीक है। एक है अपना दयाराम साहनी और एक है अपना राखलदास बनर्जी। दो व्यक्ति हैं। ठीक है। 1916 में एक अंग्रेज अफसर को इसका पुरातत्व विभाग का अध्यक्ष बना दिया इनने और इसके एक लेफ्ट हैंड और एक राइट हैंड रख दिया। एक का नाम क्या था? दयाराम साहनी और एक था राखलदास बनर्जी। कहानी पूरी यहाँ से शुरू होती है सिंधु सभ्यता की। ठीक है। ये तो ट्रेलर था, अपने को पता तो होना चाहिए ना कि सिंधु सभ्यता की खोज हुई कैसे है। ठीक है ना। तो अपने को पता चला भैया कि 1826 में सबसे पहले चार्ल्स नामक व्यक्ति आया, उसने पहला साक्ष्य दिया। दूसरी बार 1836 में अलेक्जेंडर वंश आया, उसने साक्ष्य दिया। 1856 में जब कराची से रेलवे मार्ग विस्तार था तब अपने को साक्ष्य मिले हैं। फिर उसके बाद पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई? 1861 में। 1904 में क्या हुआ था? पुरातत्व विभाग की स्थापना। 1916 में क्या हुआ था अपने पास? उसको अपन ने अध्यक्ष बना दिया और दो व्यक्ति नियुक्त कर दिए उसके हाथ के नीचे, एक है दयाराम साहनी और एक है राखलदास बनर्जी। ठीक है। कहानी समझ में आ रही पूरी? सिर्फ कहानी सुनना है अपने को, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब ये दो जब अधिकारी के नीचे आ गए, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, तो अब पता अपने को कि भारतीय व्यक्ति अपनी वाहवाही करवाने में बहुत आगे है, उन्हें काम करूंगा तो मैं ही। दोनों व्यक्ति दिल से काम कर रहे हैं। दयाराम साहनी, एक दयाराम और एक राखलदास। पूरा नाम लिखूँ तो चलेगा? नहीं लिखूँ तो चलेगा ना, मतलब पूरा कौन लिखे, बुढ़ापा है वैसे ही। एक है दयाराम साहनी और एक है अपना राखलदास बनर्जी। दोनों काम कर रहे हैं। मगर 1921 की घटना है। कब की घटना है ये? 1921 की। कि 1921 की घटना है कि दयाराम साहनी ने पाकिस्तान का साहिवाल जिला जो है वहां पर सबसे पहले रावी नदी के किनारे हड़प्पा की खोज की। ध्यान सुनना। ठीक है ना। हुआ यह था कि जब ये दोनों व्यक्ति काम कर रहे थे, दयाराम साहनी एक समय घूमने गए होंगे, खेत थे, फसल कट रही होगी, रावी नदी के किनारे घूम रहे थे ये, तो वहां पर इनको कुछ साक्ष्य मिले और जब उन्होंने वहां पर देखा तो 1921 की घटना है कि 1921 में पाकिस्तान के साहिवाल जिले के अंतर्गत रावी नदी के तट पे किसकी खोज करी है? हड़प्पा की। ठीक है। तो दयाराम साहनी ने जैसे ये काम किया, इनको जलन होने लगी। आम बात है ना, भारतीय है, थोड़ी सी जलन तो हो रही है। ठीक है ना। हम भी ऐसे पीछे रह सकते हैं। राखलदास बनर्जी तुरंत तगारी फावड़ा लेके निकल गए। उन्होंने कहा देखो अब हम भी कहीं करते हैं। रावी नदी से 21 किलोमीटर दूर, रावी नदी से कितने किलोमीटर? 21 किलोमीटर दूर सिंध नदी के किनारे राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। किसकी खोज की? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज रावी नदी से 21 किलोमीटर दूर सिंधु नदी के तट पे इसने इसकी खोज कर ली। ठीक है। अब ये भी फूले नहीं समारा और ये भी फूले नहीं समारा और काम किसका हो रहा है? अंग्रेज अफसर का। अध्यक्ष कौन है? नाम उसका होता है ना। ठीक है ना। काम ये कर रहा है, नाम किसी और का हो रहा है। तो अपने को ये पता लग गया ये पहली बार जो है दयाराम साहनी ने 1921 में किसी खोज की? हड़प्पा की। कौन सी नदी किनारे? रावी नदी किनारे। और दूसरे नंबर पे राखलदास बनर्जी ने रावी से 21 किलोमीटर दूर सिंधु नदी के तट पे किसकी खोज की?
मोहनजोदड़ो की। ठीक है, क्लियर इतना? ठीक है, तो ये हो गया था। अब 1924 की घटना है कि 1924 में इनने बढ़िया एक फाइल तैयार करके दोनों ने और सौंप दी अंग्रेज अफसर को, दादा ये है। ठीक है, अंग्रेज अफसर खुश, उनने कहा भाई अच्छा काम कर रहा हो, ठीक है और लगो। तो वर्तमान तक और 4-6 व्यक्ति लगा दिए, उन्होंने कहा अभी अफसर बन गया ना, क्यों? क्योंकि इनने भी तो खोज कर ली है, हमारे हाथ के नीचे भी 2-2 तो चाहिए हमको। अब ये सब लग गए। वर्तमान तक 1500 स्थल खोद डाले इनने। कितने स्थल? 1500। पहले एक नहीं मिल रहा था, अब 1500 निकाल लिए इनने। 1500 स्थल की खोज हो चुकी है वर्तमान तक, मगर प्रमुख रूप से जो हैं वो 6 स्थल होते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा 7 पढ़ लेंगे अपन। कौन कौन से होते हैं? एक होता है अपना हड़प्पा, मेन है जो अपने को पढ़ना है अभी, और एक मोहनजोदड़ो, ये 2 जो है मेन है। उसके बाद होता है रंगपुर, क्यों? क्योंकि वहाँ से अपने को चावल की भूसी वगैरह मिलती है। चनुद्रो इसलिए पढ़ लेते हैं, वहाँ से साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, सुतकांगेडोर मिला है, सुतकांगेडोर से इसलिए क्योंकि वहाँ से भी अपने घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है ना। फिर कालीबंगा, तो कालीबंगा से काली चूड़ी के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो ये अन्य नाम है जो कि अपन सीधे सीधे पढ़ेंगे, मगर मेन जो है अपने लिए कौन है? एक हड़प्पा है और एक मोहनजोदड़ो। शुरू करेंगे अपन हड़प्पा से। ठीक है ना। तो हड़प्पा की खोज अपने को पता है कि हड़प्पा की खोज जो है किसने की थी? दयाराम साहनी। और इसका पूरा नाम जानना है तो इसका पूरा नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी। हड़प्पा की खोज होगी 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने। ठीक है, ये लिख दिया 1921। ठीक है, हड़प्पा की खोज 1921 राय बहादुर दयाराम साहनी। और हड़प्पा सभ्यता जो थी वो 2 भागों में डिवाइड थी। हड़प्पा सभ्यता कितने भागों में डिवाइड थी? 2 भागों में। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता पूरा हड़प्पा गांव था तो ये 2 भागों में डिवाइड था, जिसको एक को नाम दिया था पूर्वी खंड और एक को नाम दिया था पश्चिमी खंड। ठीक है, पूरी हड़प्पा सभ्यता कितने भागों में बांट दिया? पूर्वी खंड और पश्चिमी खंड 2 भागों में बांट दिया। ऐसा माना जाता था पूर्वी खंड में सामान्य लोग रहते थे, जो सामान्य लोग हैं वो पूर्वी खंड में रहते थे, और जो थोड़े से अच्छे अपन आज बिजनेस क्लास के जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, तो वो कहाँ पर रहते थे? विशेष लोग। ठीक है, तो ये पश्चिमी खंड में रहते थे। ठीक है ना। तो हड़प्पा सभ्यता को 2 भागों में बांटा, एक पूर्वी खंड में बांटा और एक पश्चिमी खंड में बांटा है। पूर्वी खंड में सामान्य लोग रहते थे और पश्चिमी खंड में कुछ विशेष लोग रहते थे। जैसे कि अपन देखते हैं अभी कि अब अपना टिमन तो टफ डेवलप नहीं है, अपन जैसे बाहर जाते हैं, ठीक है ना, तो अपन देखते हैं ना कि एक कॉलोनी अलग, तो वो अफसरों की कॉलोनी है, पूरे एक विशेष लोग अफसर रहे। ठीक है, एक सामान्य लोग रहते हैं। कहाँ? हाँ, पूरा एक तरफ उनने गरीबी गरीब पूरे और एक तरफ अलग ही अलग। ठीक है ना। तो इस प्रकार की हड़प्पा सभ्यता थी। ठीक है ना। तो यहाँ सामान्य लोग रहते थे, यहाँ विशेष लोग रहते थे। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख इमारत जो थी वो कौन सी थी? अन्नागार थी। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख इमारत जो थी वो अन्नागार थी। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर 12 कक्ष हुआ करते थे। कितने कक्ष हुआ करते थे? 12 कक्ष। ठीक है, अन्नागार सबने देखा होगा, सब अपन गांव से बिलोंग करते हैं। पहले देखा होगा अपन ने कि जमीन के अंदर गड्ढा खोद के उसको गोबर से लीप के और उसके अपन अन्न रखते थे, गेहूँ वगैरह 12 महीने। आजकल तो कोठी पेटी चलने लगी हैं, ला के भर दो। ठीक है ना। तो एक विशेष प्रकार की एक इस प्रकार से बनाते थे और इसको नाम क्या देते थे? अन्नागार। ठीक है ना। अन्न रखने का भंडार, जहाँ पे अपन अन्न रखते हैं उसको बोलते हैं अन्नागार। ठीक है ना। तो देखना, हड़प्पा सभ्यता 2 खंड में भी विभाजित थी, पूर्वी खंड, पश्चिमी खंड। सामान्य लोग पूर्वी खंड में और विशेष लोग पश्चिमी खंड में। इसकी प्रमुख इमारत जो थी अन्नागार थी। ठीक है ना। यहाँ पर HR 37 नामक एक शमशान घाट मिला है। क्या मिला है? शमशान। ठीक है ना। ऐसा माना जाता है कि जहाँ पर लोगों को दफनाया गया है उनकी कुछ आकृति ऐसी मिली है कि HR 37 नामक एक शमशान घाट मिला है। एक स्त्री की आकृति मिली है जिसके गर्भ से पौधा निकलते हुए बताया गया है। ठीक है ना।
एक स्त्री की आकृति मिली है जिससे गर्भ से पौधा निकलते बताया गया है। तो ऐसा मानना है कि हमारी अन्न देने वाली भूमि है, मतलब धरती माता, ठीक है, क्योंकि अपने को देखते हैं ना कि अन्न वही देती है, ठीक है ना। साथ में एक सिक्का मिला है, इक्का गाड़ी, ठीक है ना। इक्का गाड़ी देखा अपन ने, इक्का गाड़ी क्या होती है? इक्का गाड़ी क्या होती है बताओ? इक्का गाड़ी का मतलब ये होता है, जैसे कि देखा होगा तुमने पुराने ज़माने में, अभी 2 बैल लगते हैं गाड़ी में। बैलगाड़ी में कितने बैल लगते हैं? 2 बैल। तो पहले किसी गाड़ी हुआ करती थी, ठीक है ना, और इसमें जब बीच में ऐसा एक भैंस या बोधा जो है वो बांध देते थे, सिंगल, अभी घोड़े वोड़े का देते रहते ना ऐसे, ठीक है ना। तो इसको अपन बोलते थे इक्का गाड़ी, 2 चक्कर रहते थे इसमें, ठीक है, इक्का गाड़ी। एक सिक्का मिला है जिसपे हिरन, कुत्ता जो हिरन का शिकार कर रहा है, ऐसा नहीं कि हिरन शिकार कर रहा है कुत्ते का। किसने मारा? कुत्ते ने मारा कि हिरन ने मार दिया? एक सिक्का मिला है जहाँ पर ऐसा है कि कुत्ता शिकार कर रहा है हिरन का, ठीक है ना। ये चीज़ें मैं थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ कि दिमाग में कहानी फिट रहे। क्या क्या मिला अपने को? HR 37 नामक शमशान मिला अपने को। एक स्त्री मिली है जिससे गर्भ से अपने को पौधा निकलते बता दिया है। एक इक्का गाड़ी मिली है और एक अपने को जो मिला है सिक्का जिसमें कुत्ता शिकार कर रहा है, ठीक है। गरुड़ की आकृति वाला सिक्का मिला है। क्या मिला है? गरुड़ की आकृति वाला सिक्का, ठीक है ना। अब देखो ये सारी चीजें मिली हैं, क्यों पढ़ रहे हैं अपन? क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इससे निष्कर्ष निकलेगा। क्या निष्कर्ष निकलेगा? जब अपन पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति, तब अपने को पता लगेगा भाई इनकी संस्कृति कैसी थी। तो इनकी संस्कृति थी कि भाई ये मातृ प्रधान थे, मातृ प्रधान थे। ये माँ को पूजने वाले लोग थे, तभी तो अपने को एक स्त्री की आकृति वाली गर्भ से निकलता पौधा मिला है। ये हिंदू प्रजाति के लोग थे, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग थे, तभी तो अपने को गरुड़ की आकृति के सिक्के मिले हैं, ठीक है ना। जब हम संस्कृति पढ़ते हैं तब ये जो साक्ष्य जो मिले हैं तो इसकी संस्कृति समझ में आती है कि ये साक्ष्य से अपने को संस्कृति पढ़ने में आसान रहता है, ठीक है ना। तो अब मान लो कि एक क्वेश्चन बन जाता है, आम क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति किस पर आधारित थी? मातृ सत्तात्मक थी, पितृ सत्तात्मक थी, और दोनों थी, या इनमें से कोई नहीं? तो अपने को स्पष्ट पता रहेगा मातृ सत्तात्मक थी, ठीक है ना। तो अपन ये सारी चीज़ें इसीलिए देख रहे हैं कि ताकि घुमा के क्वेश्चन अगर बने, क्योंकि कहीं भी ये फैक्ट लिखा हुआ तो रहता नहीं है, ठीक है ना, क्वेश्चन घूम के बनते हैं। तो क्वेश्चन जब घूम के बने तो अपन इसका आंसर दे सके, ठीक है ना। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है 1921 में हो गई थी। हड़प्पा सभ्यता कितने भागों में डिवाइड थी? 2 भागों में डिवाइड थी, पूर्वी खंड, पश्चिमी खंड। पूर्वी खंड सामान्य लोग, पश्चिमी खंड विशेष लोग थे। इसकी प्रमुख इमारत जो थी वो कौन सी थी? अन्नागार थी। 12 कक्षों में डिवाइड थी। ये अन्न रखने का भंडार था। यहाँ पर एक शमशान मिला है। कौन सा शमशान है? HR 37 नामक शमशान है। इक्का गाड़ी मिली है। एक सिक्का मिला जिसपे गरुड़ की आकृति थी। एक स्त्री मिली है जिससे गर्भ से पौधा निकल रहा है। एक अपने को कुत्ते का शिकार, मतलब कुत्ता शिकार करते हुए मिला है। ये इसका प्रमुख था। अब देखो, अगर इसकी मनोरंजन की बात करें कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मनोरंजन कैसे करते थे, तो उस समय मनोरंजन का प्रमुख साधन हुआ करता था पक्षियों का लड़ाना, पक्षी और पशु को लड़ाना, ठीक है ना। पक्षी और पशु को ही आपस में लड़ा देते थे, यानी कि भाई एक तुम लेके आओ, एक हम लेके आओ, और तमाशा देख रहे हैं, ठीक है ना। हाथ घुमाने वाला बंदर देखा होगा ना? नहीं देखा? तो हमें करके कैसे बताऊं? तो ऐसा करके घूमता था ऐसा कुछ, ठीक है ना, कि कूद के बताऊं? देखना यार भैया, ठीक है ना। तो ऐसा हाथ घुमाने वाला बंदर मिला है, एक गर्दन घुमाने वाला बंदर मिला है। ये इनके प्रमुख जो थे वो मनोरंजन के साधन थे, ठीक है ना। इनका व्यापार, अगर इनके व्यापार की बात करें तो इनका व्यापार क्या था? व्यापार से पहले कृषि देखना पड़ेगा, क्योंकि कृषि का व्यापार आएगा। इनकी कृषि की बात करें अपन, तो कृषि जो थी, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो कृषि करते थे वो 9 प्रकार की कृषि करते थे। 5 ही है क्या? 9 कितने? 9 प्रकार की कृषि करते थे, जिसमें प्रमुख रूप से 4 में कल बता चुका था कि सबसे पहला जो था वो कौन सा था? जौ। सबसे पहला मानव द्वारा पहला खोजा गया अन्न जो वो कौन सा था? जौ। जौ के बाद गेहूं,
ये दो फिक्स थे अपने, ये एक प्रमुख रूप से थे, ठीक है। अब देखो, जो गेहूँ, उसके बाद आता है चावल, उसके बाद आता है कपास, उसके बाद आता है तिल, उसके बाद आता है सरसों, उसके बाद आता है मटर, उसके बाद आता है नींबू। कितने हो गए? 10 तो नहीं हो गए? हाँ, ठीक है। तो ये 9 प्रकार की खेती करते थे। तो 9 प्रकार की खेती में प्रमुख रूप से 4 याद रखना है। सबसे पहले गेहूँ, और जो उसके बाद गेहूँ के बाद अपन याद रखेंगे चावल और कपास, ठीक है ना। क्योंकि अपने को पता है ये चारों से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनने वाले हैं, ठीक है ना। कैसे बनते हैं मैं बता ही देता हूँ डेमो। मानव द्वारा खोजा गया सबसे पहला अन्न कौन सा था? जौ, ठीक है ना। चावल के साथ सबसे पहले या सबसे ज़्यादा कहाँ मिले थे? ठीक है ना, रंगपुर में, भूसी उसी सब मिला था, ठीक है ना। यूनानी लोग जो हैं, सिंधु सभ्यता लोगों को क्या कहते थे? सिंधु नहीं, सिंडन। क्या बोलते थे? सिंडन वासी बोलते थे। क्यों बोलते थे? क्योंकि उनकी भाषा में कपास को सिंडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंडन। तो इनको सिंडन वासी बोलते थे, ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, अभी मैं बताऊंगा क्वेश्चन बनते कैसे, ठीक है। तो प्रमुख रूप से 9 प्रकार की खेती करते थे। 9 प्रकार की खेती में गेहूँ, कपास, चावल, मटर, सरसों, नींबू, ये प्रमुख रूप से थे, ठीक है ना। अब कृषि का आता व्यापार, कि इनका व्यापार कैसे चलता था। तो इनका व्यापार जो है, अभी साथ हो सकता तुमने भी देखा हो पहले कभी गाँव में, कि जैसे कि आइसक्रीम वाला आता था पहले, अब तो नहीं होता ऐसा, पहले होता था। एक आइसक्रीम वाला आया तो घर में से गए और जो अपना जो भी बोरे वोरे में गेहूँ रखे हैं, 1 गिलास गेहूँ भरा, भैया 1 आइसक्रीम देना, ऐसा हो जाता था पहले। करा होगा ना सबने। घर वाले से कहा पैसे लेना, गिलास उठा क्यों कहा? पानी पीने। पानी तो बेटा अंदर, तू उधर खाया रहा, इधर भी हमने अलग से रखा है मटका, हमने गए सीधे 1 गिलास गेहूँ भरे, भैया दे दे यार, जो देना वो दे दे, जानते हो पहचानते तो है नहीं अच्छी कौन सी है, जो देना वो दे दे। आज ही बोलते ना, अपन ये नहीं बोलते, उनने कहा वेनिला देना, चॉकलेट देना, उनने कहा 1 5 वाली और 1 10 वाली 2 दे दे, कहीं की तो देगा, ठीक है। तो ऐसा चलता। तो पहले का जो व्यापार होता था वो अनाज के माध्यम से होता था। किसके माध्यम से होता था? अनाज के माध्यम से होता था। तुम कुछ भी लेने गए, कपड़े लेने गए, वस्त्र लेने गए, या फिर कुछ भी XYZ सामान खरीदने गए, तो बदले में अपन क्या देते थे? अनाज दे देते, ठीक है ना। तो अभी जो है इनका व्यापार किसके माध्यम से हो रहा है? अनाज के माध्यम से हो रहा है। जैसे ही अपन थोड़ा सा इससे आगे बढ़ेंगे तो व्यापार करने का तरीका बदल जाएगा। अनाज के साथ साथ गाय चलेगी। क्या चलेगी? गाय, धेनु, ठीक है ना। तो गाय से व्यापार होगा। उनने कहा भैया 1 गाय दी और बदले में अपन ने बहुत सारा सामान ले लिया, ठीक है ना। मगर अभी अपना प्रमुख व्यापार जो हो रहा है किससे हो रहा है? अनाज से हो रहा है, ठीक है ना। मनोरंजन में अपने को पता है कि मनोरंजन जो है पक्षी पशु को लड़वाते थे। कृषि 9 प्रकार की करते थे, ये 9 प्रकार पता है। और व्यापार किसके माध्यम से करते थे? ये कृषि के माध्यम से, ये इनका प्रमुख था। अब देखो संस्कृति अपने को पता लगी गई है कि इनकी संस्कृति जो थी वो हिंदू धर्म को मानने वाले थे। मातृ प्रधान यानी मातृ सत्तात्मक लोग थे। भूमि की पूजा करने वाले थे ये। क्यों? क्योंकि अपने को पता अन्न की खेती कर रहे हैं तो ये भूमि की पूजा करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये अपने को यहाँ से प्रमुख साक्ष्य मिले हैं। फिर अगर अपन इसके बाद बात करें कि हड़प्पा सभ्यता का जो है पतन कैसे हुआ है, हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है उसके प्रमुख कारण क्या रहे हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग इसके मत दिए हैं। कुछ लोग कुछ बोलते हैं, कुछ लोग। अब पहला मत इसमें लिखा हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता का पहला पतन का ऐसा माना गया है कि संस्कृति में अधिकतर पिछला गेट बंद मिला है। अपने को 1 गेट बंद मिला और 1 गेट खुला मिलने के साक्ष्य मिले हैं। तो ऐसा माना गया है कि हो सकता है यहाँ पर आर्यों ने आक्रमण किया हो। क्या माना गया है? कि भाई आर्यों ने आक्रमण किया हो, गेट खोल के व्यक्ति भागा होगा, ठीक है ना। तो ऐसा माना गया। क्यों तर्क लगाया? क्योंकि सिंधु सभ्यता के बाद सीधे अपने को क्या पढ़ने को मिलता है? आर्य पढ़ते हैं अपन, वैदिक सभ्यता, ठीक है ना, वैदिक काल। तो आर्यों ने आक्रमण किया हो। दूसरा व्यक्ति बोलता है आकर के, हो सकता है भैया यहाँ पर भयंकर बाढ़ आई हो, जो घर दबे हुए मिल रहे हैं, मलबा मिल रहा है। तो ऐसा माना गया है कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख पतन ये भी हो सकता है कि यहाँ पर बाढ़ आई हो, ठीक है ना। एक अगला पॉइंट, कुछ लोगों ने ऐसा बोल दिया है कि हो सकता भैया यहाँ पर महामारी फैली हो, जैसे वर्तमान में कोरोना, ठीक है ना। तो हो सकता है यहाँ पर महामारी हो, ठीक है, महामारी के कारण हो गया हो।
अगला पतन का कारण मिलता है अकाल, सूखा पड़ना जिसको बोलते हैं। हो सकता है भैया यहाँ पर अकाल पड़ गया हो। तो सिंधु सभ्यता के, हड़प्पा सभ्यता के जो है पतन के बहुत सारे कारण हैं, अपने अपने अलग अलग सबने कारण दिए हैं, ठीक है ना। किसी ने बाढ़ बताया है, किसने अकाल बताया है, किसने आर्यों का आक्रमण बताया है, किसने महामारी बताया, जिसमें से सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मत जो है वो आर्यों का आक्रमण माना गया है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख कारण में जो है सबसे प्रमुख कारण जो माना गया है वो क्या माना गया है? आर्यों का आक्रमण माना गया है, ठीक है ना। तो ये तो बात हो रही थी अपनी हड़प्पा सभ्यता की, ठीक है। एक बार फास्ट रिवीजन बता रहा हूँ मैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? 1921 में की थी। कौन सी नदी किनारे? रावी नदी किनारे थी, ठीक है, पाकिस्तान के साहिवाल जिले में। हड़प्पा सभ्यता जो है कितने भागों में डिवाइड थी? 2 भागों में डिवाइड थी, पूर्वी खंड और पश्चिमी खंड। पूर्वी खंड में सामान्य लोग और पश्चिमी खंड में, ठीक है। यहाँ की हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख इमारत जो है वो कौन सी थी? अन्नागार थी। कितने खंड में, कितने भाग में थी? 12 भाग में डिवाइड थी एक ही जगह, ठीक है ना। यहाँ की प्रमुख संस्कृति के रूप में अपने को क्या क्या मिला है? तो अपने को यहाँ पे एक गर्भ से, स्त्री गर्भ से निकलते हुए पौधा मिला है, एक सिक्का मिला है जिसपे गरुड़ का साक्ष्य है, एक कुत्ता शिकार कर रहा है हिरण का, अपने को वही मिला है, एक इक्का गाड़ी मिली है, ठीक है ना। ये प्रमुख रूप से मिले। तो इससे ये निष्कर्ष निकला अपना कि यहाँ की संस्कृति जो थी मात्र सत्तात्मक थी, मात्र प्रधान संस्कृति हुआ करती थी। हिंदू धर्म को मानने वाले थे, पूजा पाठ कर्मकांड करने वाले व्यक्ति थे ये। यहाँ पर मनोरंजन के रूप में पशु पक्षी को लड़वाते थे ये, और वो गर्दन घुमाने वाला और हाथ घुमाने वाले यहाँ पर प्रमुख रूप से थे, ठीक है ना। यहाँ कृषि की बात करें तो कृषि के रूप में ये कितनी प्रकार की खेती करते थे? 9 प्रकार की खेती करते थे। उसमें से 4 प्रमुख रूप से लिए अपन ने, जो गेहूँ, चावल और कपास, ठीक है ना। अब कृषि के बाद अपने को पता लगा कि व्यापार किससे करते, तो व्यापार किसके माध्यम से करते थे? ये कृषि के माध्यम से। जब घर कोई नहीं हो तो पूरे बोरे के बोरे बेच दो, ठीक है ना। ऐसा मत करना, घर वाले बहुत मारते हैं। चलो, तो व्यापार, और इसके बाद अपन ने देखा सिंधु सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण। तो ये थे प्रमुख कारण। क्या मिला अपने को? आर्यों का आक्रमण, ठीक है। कोई दिक्कत हड़प्पा में? चलो अब हम देखते हैं मोहनजोदड़ो। छोटा सा वो तो मोहनजोदड़ो। देखो, हड़प्पा सभ्यता के बाद मोहनजोदड़ो नामक स्थान की खोज हुई है, और किसने की है? ये राखलदास बनर्जी ने, ठीक है ना। कब की है? 1922। 1921 में उसकी खोज हुई है, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज जो है राखलदास बनर्जी ने 1922 में रावी नदी से 21 किलोमीटर दूर सिंधु नदी के तट पर की है, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता ये थी, प्रमुख इमारत जो थी, कि यहाँ पर एक स्नानागार मिला है। क्या मिला है? एक स्नानागार मिला है। ऐसा माना जाता है कि स्नानागार की लंबाई 17 फीट, चौड़ाई 7 फीट और गहराई 2 फीट थी। गहराई ये होती है ना, ठीक है ना। तो गहराई जो थी वो कितनी हुई? 2 फीट थी, ठीक है ना। ऐसा माना जाता है कि एक स्नानागार मिला है। स्नानागार मतलब ये होता है कि उस समय का स्विमिंग पूल, ठीक है ना, जाके सीधे, ठीक है ना। तो ऐसा माना जाता है कि मोहनजोदड़ो समय की यहाँ की प्रमुख इमारत जो थी वो एक स्नानागार मिला है, और इसके बगल में एक कुआं था, ठीक है ना। स्नानागार और कुएं दोनों पर, ठीक है, एक विशेष प्रकार की मिट्टी का लेप चढ़ा हुआ था, ठीक है। कौन सी मिट्टी थी? एक विशेष प्रकार की मिट्टी थी जिसका इसमें लेप चढ़ा हुआ था, और ऐसा माना जाता था कि इस कुएं के माध्यम से स्नानागार में पानी आता है, ठीक है ना। ये प्रमुख इमारत थी यहाँ की जगह। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो फिर बहुत सारी चीज़ें मिली है, जैसे कि एक श्रृंगार बॉक्स मिला है जो महिलाओं का होता है ना। तो ऐसा माना जाता है कि महिलाओं की सिंगारने की आदत जो है पुरानी है, तैयार होने की। हाँ, माँ साहब तुमसे ऐसा बोल रहा है, बात है कि सिंगर जाओ, तैयार हो जाओ।
तो मोहनजोदड़ो की प्रमुख इमारत जो है स्नानागार मिली है, यहाँ पर एक महिलाओं का प्रसाधन वाक्स जिसको बोलते हैं श्रृंगार पेटी, एक वो मिली है। साथ में ऐसा माना गया है कि एक कुबड़ वाला बेल, एक कुबड़ वाले बेल की आकृति जो है वो कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से, ठीक है ना। अब जो बेल मिला है और इसके साथ एक मूर्ति मिली है जिसमें एक योगी जो है तपस्वी रूप में दिखाया गया। तो ऐसा माना जाता है कि इसको भगवान शिव से या पशुपतिनाथ से इसको कंपेयर किया गया है, दोनों साथ में मिले हैं। तो ऐसा माना गया है कि यहाँ के लोग जो थे वो शायद हो सकता है शिव उपासक रहे हों, शिव की पूजा करने वाले रहे हों, ऐसा माना जाता है। देखो कैसे होता है ये, जैसे कि मान लो ये क्लास लग रही है, अचानक बिल्डिंग गिर जाए, तुम सब दब जाओगे, मैं तो बाहर हूँ क्योंकि मैं तो ना, तुम सब दब जाओगे इसमें। आज से 100 साल बाद कोई व्यक्ति आके यहाँ खुदाई करेगा, ठीक है, तो उसको क्या मिलेगा? 4 से हड्डी कंगाल तंत्र, डेस्क मिलेंगे, बोर्ड मिलेगा, पेन मिलेगा, फिर वो बोलेगा हो सकता है यहाँ पर कॉलेज चलती हो, उसको तो मालूम नहीं कंपटीशन क्लास चलती थी, हो सकता है स्कूल चलती हो, मतलब वो अपना अपना ज्ञान देगा, अपना अपना मत देगा, ठीक है ना। तो ये अपने अपने मत देते हैं इस प्रकार से। एक साधु मिला है जो कि अपने योगी अवस्था में था, एक कुबड़ वाला बेल मिला है, ठीक है। तो इससे ये अंदाज़ा लगाते हैं कि हो सकता है यहाँ के लोग जो हैं किस प्रकार थे? शिव उपासक हो सकते हैं यहाँ के, ठीक है ना। साथ में यहाँ पे एक जो क्या बोलते हैं इसको, भैंसा गाड़ी जिसको बोलते हैं ना मेन चित्र में, ठीक है ना, एक भैंसा गाड़ी जो है उसके साक्ष्य यहाँ पर प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं मोहनजोदड़ो में, ठीक है ना। वहाँ पे अपने कौन सी गाड़ी मिली थी? इक्का गाड़ी, ध्यान देना, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। वहाँ पे अपनी कौन सी गाड़ी मिली थी? इक्का गाड़ी। यहाँ पर जो मिली है अपने कौन सी गाड़ी मिली है? भैंसा गाड़ी मिली है, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो में कुछ खास चीज़ें ऐसी नहीं है। एक ध्यान देने वाली चीज़ जो है वो कौन सी है अपने पास? एक स्नानागार है। क्वेश्चन जो बनता है वो यहीं से बनता है, बाकी क्वेश्चन जो बनते हैं वो यहाँ से ही बनेंगे कि मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई है, किसने की है, ठीक है ना, किस नदी के तट पर है, ये इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। अब साथ में कुछ चीज़ें जो है जैसे रंगपुर है, कालीबंगा है और सुतकानगढ़ है, चनुदड़ो है, ये छोटे छोटे पॉइंट है, एक एक दो दो लाइन के, तो ये सीधे अपने पास लिखने के लिए रहेंगे, ठीक है ना। तो ये पूरे पूरे नोट्स या तो तुमको मैं टेलीग्राम व्हाट्सएप के माध्यम से भेजूंगा या फिर उनकी एक एक कॉपी तुमको डिस्ट्रीब्यूट करवा दूंगा, वैसे ही ये मत सोचना पैसे लूँगा, ठीक है ना, फ्री सेवा, ठीक है ना। तो मैं इसीलिए लिखने का काम तुमको नहीं दे रहा हूँ, तुम्हारा सिर्फ एक ही काम रहेगा, बंद कर दे, तुम्हारा एक ही